चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 की चैप्टर 2 फेडरलिज्म। और इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स आप लोगों को इस चैप्टर के वीडियो पार्ट 3 के साथ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं। किसके बीच में करते हैं? सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं। इसी सिस्टम को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी। फेडरलिज्म जो है वो दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे आधारित है। पहला सेंट्रल एंड दूसरा स्टेट। वैसा गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कंट्री के लिए है, फॉर द होल नेशन। एक तो वो हो गया लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल, यानी कि ये हम लोगों का क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर नेशन। पूरी नेशन के लिए जो जरूरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन आफ्टर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे इश्यूज। अब हर दिन के जो भी इश्यूज हैं, वो जो भी सब यूनिट्स हैं, उसमें जो भी पावर को डिवाइड किया गया है उसका सब अपना अपना होगा। ये बहुत सारे स्टेट्स में पावर को डिवाइड किया गया है, तो वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे इश्यूज, ये किसके अंदर आ जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। हम लोग फेडरेशन सिस्टम को, फेडरलिज्म को यूनिटरी सिस्टम से हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको उससे कंट्रास्ट करते हैं। तो आखिर ये यूनिटरी सिस्टम क्या है और फेडरल सिस्टम, ये दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी सिस्टम उसको बोलेंगे जो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में श्रीलंका में देखा था। श्रीलंका में क्या था? एक ही कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी, उसका हेगेमोनी था दूसरे कम्युनिटी पे, उसमें एक ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे टेंशंस क्रिएट हुए थे। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे, और उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, यानी कि उस कंट्री के जो भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वो सारे सेंट्रल अथॉरिटी पे डिपेंड रहेंगे। यानी कि स्टेट्स आर subordinate to central authority। स्टेट्स जो हैं, क्योंकि वहां पे एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इट मींस सेंट्रल का पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट वहां पे माना जाएगा, और वो जो गवर्नमेंट है वो जितने भी उसके स्टेट्स हैं, वो उसकी पूरी कंट्री पे उसका डोमिनेंस रहेगा, उसकी सुप्रीमेसी रहेगी, और जितने भी वहां पे स्टेट्स हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा? जितने भी स्टेट्स, अगर मान लिया इंडिया में यूनिटरी सिस्टम होता तो क्या होता? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और इतने सारे स्टेट्स हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे सबऑर्डिनेट का मतलब है डिपेंड। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है, इंडिया हैज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए? दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा? अगर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे, और इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सेंट्रल पावर रहेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, वो कुछ पावर्स जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि जो भी वेरियस स्टेट्स हैं उसमें अपने पावर को वो डिवाइड कर देंगे, सबको इक्वल पावर दे देंगी, ताकि क्या होगा? सबके बीच में यूनिटी मेंटेन रहेगी, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होंगे, कोई भी टेंशंस क्रिएट नहीं होंगे। इसमें जो है states are not subordinate to central government। क्लियर? तो यूनिटरी सिस्टम क्या है और फेडरल सिस्टम क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा
कि यूनिटरी सिस्टम में जो है वो जो भी सिटीजन कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगी तो क्या होगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसका आंसर दे पाएंगी। बट फेडरल फॉर्म में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सिटीजन्स को सेपरेटली आंसर करने के लिए सक्षम है। तो ज्यादा अच्छा कौन हुआ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के क्या क्या मेन फीचर्स है, आखिर क्या क्या होगा एक कंट्री में कि हम लोग उसको फेडरल कंट्री मानेंगे। चलिए देखते हैं। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, यानी कि सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत गवर्नमेंट ये सारे आ जाएंगे। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे टीयर्स का मतलब है लेवल, टीयर्स या टायर्स या फिर लेवल। Different level of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction. जो भी यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी दोनों गवर्नमेंट जो है वो एक ही सिटीजन को गवर्न करेगी, बट उनका जुरिस्डिक्शन अलग होगा। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होगा, एक ऐसा एरिया जिसपे एक ही गवर्नमेंट का यानी कि किसी एक पर्सन का लीगल पावर हो वहाँ पे, यानी कि स्टेट के अंदर कुछ होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लिया कोई एक सिटीजन है, मान लिया एक लड़का है ए, नाम है उसका ए, वो इंडिया में रहता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, वो इंडिया में रहता है तो वो एक इंडिया का सिटीजन हुआ। बट वो यूपी में रहता है, वो इंडिया में एक स्टेट है यूपी, वो वहां का रहने वाला है। तो अगर उसको इंडिया से सिंगापुर जाना हुआ तो ये फॉरेन अफेयर्स में आ गया। तो इस टाइप के इश्यूज में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उस वक्त क्या होगा, वो जो लड़का है उस सिटीजन को कौन गवर्न करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी। बट अगर वो हम बोले यूपी में रहता है, यूपी यानी कि उसके स्टेट के अंदर अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स हो गया रिलेटेड टू ट्रेड, रिलेटेड टू एजुकेशन, कुछ भी हुआ, तो उस वक्त उस सिटीजन पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ पे मैंने वही क्लियरिफाई किया है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का लेवल तो डिफरेंट है, एक सेंटर है एक स्टेट गवर्नमेंट है। गवर्न द सेम सिटीजन, वो एक ही सिटीजन को गवर्न कर रहा है, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। बट उन दोनों का जो भी एरिया है जिसपे उन लोगों का लीगल पावर है, जिसपे वो लोग अपना काम कर सकते हैं, वो अलग अलग है। और ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से स्पेसिफाइड कर रखा है। क्लियर? The jurisdiction of each tier are specified in constitution, यानी कि किसके पास किस गवर्नमेंट को किस एरिया पे लीगल पावर है उसका, ये सारा कुछ पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड कर चुका है। ये अब कोई नहीं करता है। वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडिपेंडेंस जब था, उसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था 1949 में, जब कंप्लीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या नेसेसरी है हमारी कंट्री को फेडरल फॉर्म देने के लिए, वो सारा स्पेसिफाई कर दिया गया था। The fundamental provisions of the constitution can't be unilaterally changed. जो भी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस, अगर कुछ राइट्स से रिलेटेड हो गया, कुछ वोट्स से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई भी पावर है, वो यूनिलैटरली चेंज नहीं होगा। यूनिलैटरली चेंज नहीं होगा इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो रातों रात कोई भी लॉ, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दे, कोई भी रूल्स जो है वो चेंज कर दे। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों को इक्वल पावर दिया गया है, इसीलिए कोई भी लॉ, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने के पहले जो भी वो रहता है, वो सबसे पहले हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, इन दोनों में पहले पास होगा, उसके बाद आके कोई भी लॉ है वो रखा जाएगा, या फिर कोई भी रूल अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो भी क्लियरिफाई किया जाएगा। तो कोई भी फंडामेंटल प्रोविजंस जो है वो यूनिलैटरली चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी को मन किया तो वो चेंज कर दिया कुछ भी, स्टेट को मन किया तो वो अपने मन से चेंज कर दिया कुछ भी होगा। तो ओवरऑल पूरी कंट्री का डिसीजन लेके साथ में होगा, ताकि यूनिटी मेंटेन रहे हमारी कंट्री में। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट। अब कोर्ट्स के पास पावर है इंटरप्रेट करने का। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच
बीच में हम लोग पावर को शेयर करते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बारे में। उसमें क्या था, जुडिशियरी वही तो है कोर्ट, जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ आ जाएंगे। वो उनका क्या रोल था कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के फंक्शंस को देखना कि दोनों अपने फंक्शंस को सही से निभा रहे हैं या नहीं, या फिर अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए तो उनका प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, कोर्ट्स का काम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर दोनों के बीच में किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन रखेगी, वो देखेगी कि क्या कोई, हाँ ये भी तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर डिवाइड किया गया वो उस पावर का मिसयूज करने लगे, अपना पावर को डोमिनेंस करने लगे अपने पावर को। ये सारा काम जो होता है कि वो अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल, डिस्प्यूट्स कौन सेटल करवाता है, ये सारा काम जो होता है वो जुडिशियरी का होता है, यानी कि कोर्ट्स का होता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यानी कि इकोनॉमी, अब पैसा ही नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि इकोनॉमी कैसे इम्बैलेंस रहे, किसको कितना एरिया, किसको कितना इकोनॉमी दिया गया है एक लिमिट में कि वो उससे अपना काम कर सके। इसके वजह से क्या होगा, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सबको मिलेगी, यानी कि आर्थिक रूप से सब इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। इसके लिए क्या किया, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू को भी, इकोनॉमी को भी एक दूसरे के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया गया। अब फेडरल सिस्टम का दो सब्जेक्ट्स से हम लोग पढ़ते हैं। पहला कि वो उसको सेफगार्ड करता है एंड यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम लोग पावर को इक्वली डिवाइड कर देंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी टेंशंस क्रिएट नहीं होंगे। इसके वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री में यूनिटी मेंटेन रहेगी। और दूसरा, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे कितने सारे डाइवर्सिटीज हैं। तमिलनाडु का अपना एक कल्चर है, मतलब हर स्टेट का कुछ ना कुछ डिफरेंट है, पूरा लैंग्वेज अलग, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज भी बहुत ज़्यादा है, रिलीजनल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो इन सबको एक स्पेशल पावर, इक्वल पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूनिटी भी मेंटेन रहेगी और हमारा कंट्री सेफ भी रहेगा। अब फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जरूरी क्यों है कि किसी एक के ऊपर पूरा का पूरा भार ना पड़े। मैं एक स्कूल का एग्जांपल लेके बताती हूँ आप लोगों को। स्कूल में हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स रहते हैं, साइंस के अलग, मैथ्स के अलग, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स रहते हैं। अगर ऐसा होता कि पावर को डिवाइड नहीं किया जाता तो क्या होता, एक स्कूल में एक ही टीचर है और सारे क्लास को, बच्चों को सारा सब्जेक्ट वो एक टीचर पढ़ा रहा है, तो पूरा का पूरा प्रेशर क्या होता, उस एक इंसान पे आ जाता। तो हम लोग पावर को डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी उसके ऊपर प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अच्छे से काम होगा। और अगर एक के ऊपर आ जाएगा तो ना काम अच्छे से होगा और ना कुछ फायदा होगा उससे। इसीलिए हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसीलिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक कंट्री में बहुत जरूरी होता है। तो ये था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ना अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के दो टाइप होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आप लोग को यहाँ पे नाम से ही लग रहा है कमिंग टुगेदर, यानी कि वो लोग आए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक यूनियन है, वहाँ पे स्टेट्स आए और अपना एक यूनियन बनाए। यानी कि इस टाइप के फेडरेशन में क्या होगा कि स्टेट्स है तो यूनियन है, अगर स्टेट्स नहीं होते तो यूनियन भी नहीं होते। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट। जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट, यानी कि अगर यूएसए की अगर हम लोग बात करते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि वहाँ पे नाम से ही लग रहा है कि स्टेट जो है वो एक यूनियन बनाए, यूनाइट होके एक यूनियन बनाए और उसे हम लोग एक कंट्री का नाम दे दिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे क्या होगा, जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे आए, एक बड़ा सा यूनियन बनाए जिसपे वो लोग अपना रूल ओवर करते हैं, जिसपे अपने पावर्स को डिवाइड करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं। By pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. अब वो लोग अपना security कैसे
करेंगे? दूसरी कंट्री से लड़ाई भी तो हो सकता है और होता ही है, तो अपना सिक्योरिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे? मान लिया कि बांग्लादेश और भूटान बोले कि हम लोगों को अपना एक यूनियन बनाना है, बट क्या होगा, बांग्लादेश और भूटान के बीच में कुछ एरिया इंडिया का भी तो आ जाएगा। तो अगर कुछ एरिया इंडिया का आ जाएगा, यानी कि आप अपने यूनियन में इंडिया के उस एरिया को भी इंक्लूड कीजिए, नहीं तो क्या होगा, इंडिया नाराज हो जाएगा और फिर बांग्लादेश और भूटान देख हो जाएगा, फिर उसका जो भी कन्फ्लिक्ट है वो इंडिया के साथ होने लगेगा। तो वो लोग क्या बोले कि सॉवरेनिटी यहाँ, यानी कि जहाँ पे वेरियस रिलीजन्स परफॉर्म किए जाते हैं, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। बट पूलिंग सॉवरेनिटी, यानी कि अपने सॉवरेनिटी, अपने रिलीजन, अपने कल्चर को एक दूसरे के साथ मिक्स करना, बट रिटेनिंग आइडेंटिटी। रिटेनिंग आइडेंटिटी का मतलब कि ठीक है, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया का कुछ पार्ट जो भी उन दोनों के बीच में आए, वो लोग अपना सॉवरेनिटी पुल करते हैं, वो लोग अपना सॉवरेनिटी को मिक्स करते हैं। बट वो लोग क्या बोले, हम लोग ये काम तो कर रहे हैं, हम लोग यूनियन बना रहे हैं, बट हम लोग अपना आइडेंटिटी वही रखेंगे, यानी कि उस यूनियन में बांग्लादेश का जो एरिया है वो बांग्लादेश के नाम से ही जाना जाएगा, इंडिया का जो भी एरिया है वो इंडिया के नाम से, और भूटान का जो एरिया है वो भूटान के नाम से ही जाना जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि इन तीनों ने मिलकर एक यूनियन बनाया था, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया। तो यहाँ पे क्या है भाई, पोलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, यानी कि सॉवरेनिटी तो मिक्स होगी बट उन लोगों की आइडेंटिटी जो है अभी वही रहेगी, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा, उन तो तीनों कंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन बनेगा, जिसके कारण उन लोगों की सिक्योरिटी जो है वो अच्छे से इंक्रीज हो पाएगी। जैसे कि यूएसए में ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, जैसा मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम होता है, स्विट्जरलैंड और बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। इस पिक्चर के डायग्राम के थ्रू समझिए, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है एक कंट्री में, तो इसमें क्या है, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स है ये स्टेट है। स्टेट क्या, ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। स्टेट जो है वो एक सेंट्रल फॉर्म, यानी कि एक कंट्री में वो खुद आए और एक यूनियन बना, क्लियर, वो खुद आए और ये एक यूनियन बना, यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन, वो खुद आए, इसीलिए हम लोग इसका नाम लेते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये तो था पहला टाइप ऑफ फेडरलिज्म। अब नेक्स्ट, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग यानी कि पकड़े रहना, वो कहीं भागे ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग पावर्स को डिवाइड कर देंगे तो वो जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो कहीं नहीं जाएंगे और हमारा कंट्री जो है वो अच्छे से यूनिटी में मेंटेन, हमारी कंट्री में यूनिटी मेंटेन रहेगा। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वेयर अ कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम लोग इंडिया के इसमें बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इंडिया में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे यूनिट्स को पावर्स, कुछ पावर्स सब में डिवाइड कर रखा है, ताकि क्या होगा, जो भी, क्योंकि सारे स्टेट्स तो इंडिपेंडेंट है, अब पावर डिवाइड है, यानी कि सबको लगा हाँ सारे स्टेट्स जो है वो इससे सेटिस्फाइड है कि हम इस कंट्री से अलग नहीं है, हमारे पास भी पावर है, उसके पास भी पावर है, इसकी वजह से क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट होंगी। तो बट हाँ, स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर बट सम स्टेट्स हैव स्पेशल पावर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में स्टेट्स, सारे स्टेट्स को पावर दी गई है, जो भी जितनी भी 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, सबको पावर दिया गया है, बट सब में पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, अनइक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कुछ स्टेट्स में, अगर मान लिया हम लोग राजस्थान या फिर किसी भी स्टेट्स की अगर बात करें, अगर वहाँ पे एजुकेशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उस स्टेट्स को कुछ ज़्यादा पावर चाहिए ना अपने एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए, इसीलिए कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मान के कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दिया गया, ताकि उसकी जो भी डेवलपमेंट जो रुकी हुई है वो डेवलप हो सके, और जो डेवलप्ड है स्टेट पहले से ही उसको कुछ कम पावर दिया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो दूसरे स्टेट को भी तो मौका मिलना चाहिए उसके इक्वल आने का, इसलिए पावर तो अनइक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। परंतु इससे क्या फायदा होगा, किसी भी स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, और किसी भी स्टेट को ये नहीं लगेगा कि नहीं इस मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, या फिर जो भी है, जैसा हम लोग इंडिया की बात अभी मैंने किया, और जैसा बेल्जियम पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में बेल्जियम में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से
डिफरेंट बेल्जियम जो एक कंट्री है यूरोप में, किस तरह से उसमें जो भी कम्युनिटी थी उनके बीच में पावर को शेयर कर दिया गया था। जैसे अब इसमें क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पावर देती है, यहाँ पे भी ये स्टेट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट्स को पावर देती है टू मेंटेन यूनिटी इन द गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि कमिंग टुगेदर में स्टेट्स आए और यूनियन बनाए, यानी कि यहाँ पे क्या है, स्टेट्स हैं तो यूनियन है, बट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, यूनियन है तो स्टेट्स हैं। क्यों? क्योंकि यूनियन अगर रहेगी तभी तो वो स्टेट्स में पावर को डिवाइड करेंगे और तभी तो स्टेट्स बनेंगे, स्टेट में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और स्टेट्स अच्छे से मेंटेन रहेंगे, हमारी कंट्री में यूनिटी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा about federalism, its key features and types of federalism. So clear? नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट